हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को देख रहे थे। उसी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 12 है। इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट के पीसीएस या जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन होता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट विच आर्टिकल डिस्कसेज अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ यूनियन। देखिए, हमारा जो होता है ना, दो लेजिस्लेटर होता है। एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर, जो हम लोग ने पढ़ा था पिछले क्लास में। एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर और एक होता है हमारा यूनियन लेजिस्लेटर। और मैंने यहाँ बताया था कि जिस तरह स्टेट लेजिस्लेचर में दो भाग होते हैं, एक होते हैं हमारा कौन सा, लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे एमएलए बैठते हैं, यहाँ पे एमएलसी बैठते हैं। ठीक है, एमएलसी बैठते हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में देखिए क्या होता है कि दोनों हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन हर एक स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, जो मैंने बताया था आपको। अभी क्या है कि यूनियन लेजिस्लेचर मतलब जो हमारे सेंटर में गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी दो हाउसेज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये हमारा लोकसभा हो गया, ये हमारा राज्यसभा हो गया। तो ये दोनों हाउसेज को मिलाकर ही बनता है पार्लियामेंट। इस दोनों हाउसेज को मिलाकर क्या बनता है, पार्लियामेंट। तो कह रहा है विच आर्टिकल डिस्कस बोलता है पार्लियामेंट ऑफ यूनियन। यूनियन मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनियन होगा, ये कौन सा आर्टिकल बताता है। तो ये आर्टिकल हमारा 79 आर्टिकल बताता है। 74 आर्टिकल में हम लोग ने क्या पढ़ा था, तो इस आर्टिकल में हम लोग ने पढ़ा था एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होगा, जो प्रेसिडेंट को जो है क्या करेगा, एडवाइस करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा। 75 आर्टिकल में हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर को जो है प्रेसिडेंट जो है क्या कराएगा, शपथ दिलवाएगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे और भी मंत्री सबका शपथ प्रेसिडेंट दिलाएगा। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा था, इसका 75 का जो 3 नंबर था वो बोलता था कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो जो होगा लोकसभा के प्रति क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आर्टिकल 76 में हम लोग ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारा जो आर्टिकल 79 है ना, आर्टिकल 79 ये डिस्कस करता है कि हमारे सेंटर जिसको यूनियन बोलता है, सेंटर में क्या होगा, पार्लियामेंट होगा। और ये पार्लियामेंट किससे बनेगा, लोकसभा एंड राज्यसभा से बनेगा। ये जो लोकसभा होता है ना, अभी इसका जो कैपेसिटी है ना, अगर पूछेगा मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है लोकसभा का, तो 550 है मैक्सिमम का। लेकिन अभी जो चुनाव लड़ा जाता है वो 550 में नहीं लड़ा जाता है। आप देखे होंगे कि अभी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है, तो केवल 543 पे ही लड़ा जाता है। मतलब दैट मीन्स 7 सीट जो है अभी भी हम अपने मैक्सिमम कैपेसिटी को टच नहीं किए। क्योंकि सर ऐसा क्यों, देखिए हमने ये 7 सीट को इसीलिए रखा हुआ है ताकि अगर हम बाद में जाकर के पीओ के जो हमारा हिस्सा है उसको अगर लेंगे तो वहाँ के भी लोकसभा सीट को हमको बढ़ा, वहाँ भी देना है ना लोकसभा सीट, तो उसके लिए रखे हैं। अक्साई चीन जो चाइना ले लिया वहाँ के लिए रखे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लोकसभा का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 550 है, लेकिन करंटली कितना है, 543 है। और इसी पे सरकार चुनाव लड़ती है। और साथ हमने किसके लिए बचा के रखा है, तो पीओके और अक्साई चीन के लिए। ठीक है, उसी तरह हमारा ये राज्यसभा होता है। राज्यसभा का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 250 होता है, लेकिन इसमें भी देखिए 250 में हम केवल 245 पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, 245 पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर हमारा जो यूनियन पार्लियामेंट होता है, यूनियन पार्लियामेंट ये दो चीज़ से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा से। मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने बता दिया और करेंटली पोजीशन मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल डिस्कसेस अबाउट द राज्यसभा। देखिए अभी सेम क्वेश्चन कि पार्लियामेंट के बारे में, हमारा यूनियन में एक पार्लियामेंट होगा उसके बारे में हमारा आर्टिकल 79 ने बोला, 79। अब बोल रहा है कि इस यूनियन पार्लियामेंट में दो हिस्सा होगा, एक लोकसभा एंड राज्यसभा। अब पूछ रहा है कि राज्यसभा जिसका नाम क्या है, तो अपर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, यूनियन पार्लियामेंट का अपर हाउसेज है। या फिर इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट से सभी एमपी बन के आते हैं, इसीलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। तो कह इसके बारे में कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है, तो राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 डिस्कस करता है। देखिए 79 के बाद 80 होता है, तो आर्टिकल 80 जो है ना, ये डिस्कस करता है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में क्या होता है, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इसका चेयरमैन होता है। मतलब देखिए हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, उसको कोई काम नहीं है। आपको पता होना चाहिए, उनको जो सैलरी मिलता है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो सैलरी मिलता है ना, उनको कौन से काम के लिए सैलरी मिलता है आपको पता है? कोई वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनको सैलरी नहीं मिलता है, उनको सैलरी मिलता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, राज्यसभा का जो चेयरमैन, जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी हम लोग बोल सकते हैं, ये जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का यही काम है कि इस राज्यसभा में जो है ना, टीचर के रूप में यहाँ पर बैठ करके आप क्या कीजिएगा, प्रिसाइड कीजिएगा, इस जो अपर हाउसेज है उसको चलाइएगा। और इन्हीं के लिए इनको सैलरी मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट का देखिए काम बस यही है कि राज्यसभा को चलाना। ठीक है, और भी काम इनका होता है। जब प्रेसिडेंट जो है वैकेट हो जाता है तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जो मैंने बताया था। तो राज्यसभा के बारे में हमारा कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है, तो राज्यसभा के बारे में हमारा 80 आर्टिकल डिस्कस करता है। ठीक है, ये हमारा अपर हाउसेज होते हैं, ये हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर ये पूछे ना कि हमारा फर्स्ट हाउसेज कौन होगा और सेकेंड हाउसेज कौन होगा,
तो याद रखिएगा सेकेंड हाउसेज हम लोग राज्यसभा को बोलते हैं और फर्स्ट हाउसेज हम लोग लोकसभा को बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हाउसेज राज्यसभा को बोलते हैं। इसी राज्यसभा को हम लोग दूसरा नाम अपर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच आर्टिकल डिस्कसेज होता है लोअर हाउस। हमारा जो लोअर हाउस है, निचला हाउस है, उसका नाम है लोकसभा, उसको हम लोग हाउस ऑफ पीपुल भी बोलते हैं। करेक्ट। इसके बारे में कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है? तो हमारे यूनियन में एक पार्लियामेंट होगा, उसके बारे में 79 बोला। फिर राज्यसभा होगा, उसके बारे में 80 बोला। तो जो 81 है ना, आर्टिकल 81, ये हमारे लोकसभा के बारे में डिस्कस करता है। तो लोकसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है? 81। आ गया समझ में कि ये जो लोकसभा होता है, आपको पता होगा कि हमारे जो लोअर हाउसेज होते हैं लोकसभा, जिसको हम लोग ने क्या बोला? हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आदमी, मतलब हमारे देश के लोगों ने यहाँ पे बैठाया है किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे MP बैठे रहते हैं। यही लोकसभा, मतलब अभी जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है, इसी के लिए चुनाव हो रहा है ना, यहाँ पे MP बनने के लिए चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पे अभी करेंटली कितना है? तो 543 जो है MP चूज होकर के, चुन करके आएंगे 543, और वो यहाँ पे बैठेंगे। इसमें भी एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसे हम लोग स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलते हैं, जो करेंटली जो है ओम बिरला जी है, ठीक है कि नहीं आया समझ में? तो लोकसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है? तो हमारा 81 डिस्कस करता है लोकसभा के बारे में। लोकसभा का हाईएस्ट कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? तो 550 है, जब करेंटली जो है 543 है। और भी मैं आगे डिस्कस करूंगा डीपली इस सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस तरह स्टेट में होता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि हमारे स्टेट में जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ये मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, मतलब हमारा जो बिहार स्टेट है, यूपी स्टेट है, इस स्टेट में जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट के पास नहीं है। कहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो भंग किया जा सकता है, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया जा सकता है। क्या इसी तरह राज्यसभा को भी हटाया जा सकता है क्या? तो इसका आंसर होगा नो। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया जा सकता है, ठीक है। बंगाल गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया जा सकता है, मतलब इसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन हमारा जो राज्यसभा है ना, ये परमानेंट हाउस है, इसे परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। लोकसभा वो भंग होता है। लोकसभा जो है आपको पता होगा 5 साल के लिए होता है, 5 साल में फिर जो है चुनाव होगा, फिर उसके बाद नया लोकसभा बनेगा, मतलब लोकसभा के मेंबर फिर से आएगा। लेकिन राज्यसभा जो है ना, ये परमानेंट हाउस है। इसका जो सदस्य है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसके सदस्य जो है ना, हर एक जो है 2 साल पे जो होता है, 2 साल में, हर एक 2 साल में जो है ना, इसका 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं, 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं, और फिर से जो है नया आ जाते हैं। इस तरह से 1/3 1/3 1/3, तो 6 साल का यहाँ का टेन्योर हो जाता है यहाँ के मंत्री का, मतलब यहाँ के मेंबर का। राज्यसभा में अगर कोई मेंबर रहता है तो इसका 6 साल का टेन्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2-2 साल पे इसका नॉमिनेशन होता है, 2 साल पे इसमें जो है 2 साल में चूज किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और 1/3 जो है 2 ईयर में जो है खाली हो जाते हैं, और फिर नया 1/3 आ जाते हैं। और इस तरह से 2-2 साल का ये कभी खाली नहीं होता है। बस इतना याद रखना है कि जो हमारा अपर हाउसेज है राज्यसभा, ये परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा कभी भी जो है भंग नहीं किया जा सकता है, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है। राज्यसभा में और क्या याद रखना है कि हर एक 2 ईयर पे, हर एक 2 साल में जो है 1/3 ऑफ द MP जो है वहाँ से रिटायर होते हैं, 1/3 जो है MP क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, और फिर नया 1/3 आ जाता है। इस तरह से 1/3 1/3 1/3 6 ईयर का इसका टेन्योर हो जाता है यहाँ के MP का, 6 ईयर्स का, ठीक है। इतना बस याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट कैन राज्यसभा भी एबोलिश्ड, मतलब जिस तरह काउंसिल ऑफ स्टेट जो स्टेट में होते हैं, वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म किया जा सकता है। क्या राज्यसभा को खत्म किया जा सकता है? तो नो सर, ये दिस इज द परमानेंट बॉडी, राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में बताइए कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि राज्यसभा हैज बीन क्रिएटेड एज रिवाइजरी चैम्बर के रूप में बनाया गया। आपको पता होना चाहिए कि देखिए, लोकसभा हमारे देश में है, लोकसभा में हम लोग ने किसको बिठाया है? तो अपने रिप्रेजेंटेशन, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को बैठाया है, मतलब हमने जिसको चूज करके अपना MP बना के जिसको भेजा है, वो हमारे लोकसभा में बैठे। तो अब मानिए कोई बिल बनाना है, तो उसको लोकसभा ने तो पास कर ही लिया। मतलब मानिए एक बिल है, ये बिल जो है लोकसभा में गया, ये लोकसभा में ये बिल मानिए गया लोकसभा में, और लोकसभा में पास कर दिया। जब यहाँ के MP लोग ने अगर इसे पास कर दिया, तो क्या ज़रूरत है राज्यसभा की? राज्यसभा का क्या ज़रूरत पड़ गया? तो देखिए, इसीलिए इसका ज़रूरत पड़ गया क्योंकि इसको जो बनाया गया वो किस लिए बनाया गया? एज ए रिवाइजरी चैम्बर। ये रिवीजन करेगा, मतलब रिवाइज करेगा, ये उस बिल को फिर से पढ़ेगा, वो ये भी देखेगा कि ये जो लोकसभा ने जो बिल बनाया है, कहीं जल्दी जल्दी तो पास नहीं कर दिया। तो लिखा हुआ है कि प्रोहिबिटिंग द लोकसभा फ्रॉम इनेक्टिंग ए हेस्टी लेजिस्लेशन, मतलब अगर कोई गलत कानून, कोई जल्दी जल्दी में कानून बना देता है ना, तो राज्यसभा उसको चेक करता है कि नहीं आया समझ। तो सर राज्यसभा का काम हो गया सर पहला कि ये जो है ना, कोई बिल लोकसभा से जो पास करके आया ना,
उस पर ये एकदम सरसरी निगाह से देखता है कि कहीं ये जल्दी जल्दी तो पास करके कुछ गलत कानून तो नहीं बना रहा है। तो राज्यसभा एक काम तो ये भी करता है। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस कि राज्यसभा हैज बीन क्रिएटेड एज ए रिवाइजरी चैम्बर, रिवाइजरी चैम्बर के रूप में क्रिएट किया गया। जो लोकसभा ने कोई एक्ट को पास किया, कोई बिल को पास किया, बिल को पास किया, क्योंकि बिल जो है प्रेसिडेंट के असेंट के बाद एक्ट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए बिल को कोई अगर लोकसभा पास किया तो राज्यसभा जो है ना उसको रिवाइज करता है, देखता है उसको कहीं लोकसभा ने इसे जल्दी जल्दी तो पास नहीं कर दिया। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस से लिखा हुआ है कि राज्यसभा गिव्स द फेयर एंड बैलेंस ओपिनियन ऑन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। कह रहा है कि राज्यसभा जो है ना ये एक बैलेंस ओपिनियन देता है, एक फेयर ओपिनियन देता है। कोई गवर्नमेंट अगर कोई लोकसभा में बिल पास किया ना तो उसके बारे में फेयर ओपिनियन आपको कौन देगा? तो राज्यसभा देगा। क्योंकि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए सिंपल सा, देखिए ये हमारा लोकसभा है, ये क्या है? हमारा लोकसभा है। यहाँ पे जो है वो कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी और उसके एमपी। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी सरकार में जीत के आया है तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी का ज़्यादा एमपी यहाँ पे होगा, मतलब बीजेपी का ज़्यादा एमपी होगा। तो अब यहाँ जो ये लोकसभा है, लोकसभा में तो कोई भी बीजेपी बिल लाएगा वो पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीत के आया है। और जीतता कैसे है? जब लोकसभा में उसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तो कोई बिल पास हो जाएगा, ठीक है। कुछ बिल को छोड़ करके कुछ बिल में जो है स्पेशल मेजोरिटी लगता है तो उस केस में नहीं होगा। लेकिन देखिए लोकसभा में क्या होता है कि रूलिंग गवर्नमेंट का क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है। यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट का बहुत एमपी रहता है, इसीलिए कोई भी बिल लोकसभा में तो पास हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा जो है ना वो क्लियर ओपिनियन देता है कि आपका बिल सही है कि नहीं, आपका जो बिल जो आप लाए हैं वो सही है कि नहीं। फेयर एंड जस्टिस, फेयर एंड बैलेंस ओपिनियन अबाउट द बिल। इस बिल जो आया अब राज्यसभा में जाएगा ना तो राज्यसभा में रूलिंग गवर्नमेंट का एमपी नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। अब स्टेट में भी अगर बीजेपी गवर्नमेंट हो गया तब तो मानिए हाँ ठीक है, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि स्टेट में तो रीजनल पार्टी ज़्यादा देखते हैं हम लोग। रीजनल पार्टी सब जो है स्टेट में राज करते हैं या शासन करते हैं। इस वजह से जो है ना राज्यसभा को हम लोग कह सकते हैं कि सर राज्यसभा जो है ना एक फेयर ओपिनियन देता है, सभी स्टेट का कैसा भावना है, किस स्टेट को सरकार से क्या चाहिए, तो वो वहाँ का ओपिनियन बताएगा ना। तो राज्यसभा गिव्स द फेयर ओपिनियन एंड बैलेंस ओपिनियन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी लोकसभा में जो होता है रूलिंग गवर्नमेंट का, तो लोकसभा तो पास हो ही जाएगा। लेकिन राज्यसभा में जो है ना वहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी होगा हमारे रूलिंग गवर्नमेंट का। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये भी सेकंड भी सही था, फर्स्ट भी सही। थर्ड लिखा हुआ है कि राज्यसभा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिक्रूट एक्सपर्ट एंड टैलेंट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू नॉमिनेशन फैसिलिटी। देखिए क्या ये लिखा है कि राज्यसभा के पास, देखिए आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि राज्यसभा का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 250 है सर। अभी कितने पे होता है? तो 245 पे होता है। इस 245 को दो भाग में तोड़ दिए थे हम लोग ने बताया था कि सर 233 जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव सबको लाया जाता है, मतलब स्टेट से हर एक स्टेट का 233 में से कुछ एमपी आते हैं। और जो 12 मैंने बताया था, इसमें मैंने बताया था कि नॉमिनेटेड होता है, जिसको प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है। ये मैंने 12 नॉमिनेटेड एमपी बताया था। तो मतलब राज्यसभा में, हमारे राज्यसभा में 12 कौन है? तो नॉमिनेटेड एमपी है। और ये 12 नॉमिनेटेड एमपी मैंने बताया था कि कौन कौन लोग होते हैं। तो मैंने बताया था कि आर्ट हो गया, सोशल सर्विस हो गया, इस सब एरिया के रहते हैं। मतलब वो उसका सब्जेक्ट बता हुआ है कि इस सभी एरिया के लोग आएंगे, ठीक है। अभी ये लोग जो 12 आएंगे ना, ये लोग अपने एरिया में बहुत महान काम किए होंगे, तभी इसको एमपी बनाया जाएगा राज्यसभा का। तो इसीलिए क्या हुआ, तो राज्यसभा के पास ये मानिए कि एक चांस है कि ये एक्सपर्ट और टैलेंट सबको जो है ना अपने मेंबर बना सकता है। 12 को तो बना ही सकता है कि नहीं बना सकता है। इस 12 नॉमिनेटेड मेंबर को जो है एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड को अपने जो है राज्यसभा में ला सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये राज्यसभा में ही नहीं आएगा, ये जरूरी है। अगर सरकार को मन होगा, मानिए बीजेपी गवर्नमेंट का वो मेंबर बनाया, उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया, और उसको मंत्री बनाने का मन होगा ना बीजेपी को, तो मंत्री भी बना सकता है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मानिए कि एजुकेशन, मानिए कि जैसे सिंपल सा स्पोर्ट मिनिस्ट्री लीजिए, सचिन तेंदुलकर एमपी था, ठीक है, राज्यसभा का एमपी था, उनको जो है नॉमिनेट करके राज्यसभा का एमपी बनाया गया। मानिए अगर सचिन तेंदुलकर को, मानिए कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट के पार्टी से अगर रहता, अगर मानिए सचिन तेंदुलकर का स्पोर्ट मिनिस्ट्री अगर दे देता, तो बताइए कितना अच्छा होता कि स्पोर्ट के क्षेत्र में उन्होंने इतना बड़ा योगदान किया है। तो अगर स्पोर्ट के लिए वो काम करता है तो उनको सब पता है कि स्पोर्ट में कैसे आगे बढ़ाया जाता है स्पोर्ट लाइन को, ठीक है। तो कहने का मतलब कि राज्यसभा के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो टैलेंट को, एक्सपर्ट को जो है ना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपने राज्यसभा का मेंबर बना सकता है। तो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन लिखा है कि राज्यसभा प्रोटेक्ट करता है फेडरल सेटअप को। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि फेडरल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सेटअप के बारे में, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अपने जजमेंट्स में बताया कि हमारा देश जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट की तरह भी काम करता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है हमारा फेडरल सेटअप। तो फेडरल सेटअप में मैंने बताया था कि हमारे स्टेट का भी और हमारे सेंटर का भी, दोनों का अपना अपना क्या होगा, रोल होगा, अपना अपना दोनों के पास पावर होगा। तो इसे फेडरल सेटअप बोलते हैं हम लोग, फेडरल सेटअप। कौन सा सेटअप?
फेडरल में क्या होता है, फेडरल में दोनों के पास कुछ कुछ पावर होते हैं अपने अपने एरिया में, और आपको पता है इसके बारे में मैंने बताया। तो कह रहा है कि क्या जो राज्यसभा है ना हमारे फेडरल सेटअप को मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि देखिए राज्यसभा में आया कौन है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सभी स्टेट को। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का सीट होता है, हर एक स्टेट का होता है, इस स्टेट का इतना, इस जैसे हमारे बिहार स्टेट का 16 है, 16 MP है, 16 MP राज्यसभा में बिहार से जाएगा। अब रहा कि 16 सर कैसे जाएगा, तो देखिए अगर बिहार स्टेट में जो 2 अभी MLA का है, जो MLA है MLA, तो ये 243 है, तो 243 MLA में जितना जो पार्टी जीतेगा ना उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है उसको 16 MP राज्यसभा में भेजना है। मतलब मानिए कि अगर 243 में मानिए कि 200, अगर मानिए कि नीतीश का अलायंस का है, अगर 200 देखा जाएगा, 200 243 का कितना परसेंटेज है, ठीक है, उतना परसेंटेज इस 16 में से जो है MP जो है उस पार्टी को दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर एक स्टेट को हमारा राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा में जो MP होते हैं ना वो हर एक स्टेट का होता है। अगर हर एक स्टेट का है तो दैट मीन्स स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और व्हेन द स्टेट के पास जब कुछ पावर देता है तो उसे ही तो हम कहते हैं कि फेडरल सेटअप को मजबूत कर रहा है। तो दैट मीन्स हमारा राज्यसभा जो है ना हमारे फेडरल सेटअप को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल सेटअप लिखा है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, मजबूत करता है। दैट मीन्स ऑल द 4 सेंटेंसेज आर करेक्ट, सभी का सभी सेंटेंस जो था राज्यसभा के बारे में सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक लिखा है कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द पावर और फंक्शन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के बारे में अभी हम लोग ने जस्ट देखा था कि लोकसभा के बारे में हमारा आर्टिकल जो है 81 डिस्कस करता है, राज्यसभा के बारे में 80 और 81 लोकसभा के बारे में, लोअर हाउस के बारे में। तो कह रहा है कि लोकसभा के बारे में बताइए कौन सा जो है लोकसभा के बारे में सही है। तो कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि सर ये क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना अपोजिशन पार्टी लाता है। रिसेंटली मणिपुर में घटना हुआ था, आप लोग ने देखा होगा कि मणिपुर में एक बहुत ही बड़ा घटना हुआ था जिसमें जो है एक लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से जो है वहाँ के जो लोग सब है वो पेश आया था। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि देखिए जब भी अपोजिशन पार्टी को लगता है कि इस सरकार से ना हमको बहुत ज़्यादा क्या करना है, मतलब डिस्कस करना है किसी एक टॉपिक पे या किसी चीज़ पे बहुत डिस्कस करना है जिस पे सरकार बात करना नहीं चाहता है, वो सरकार की नाकामी है जिस पे सरकार भाग रही है बात करने से, उस केसेस पे बात करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। ये तो चलिए मैं सब्सिडरी बताया, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी अपोजिशन पार्टी को लगेगा कि सरकार के पास जो है ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं रहा, अब लोकसभा में सरकार के पास लगेगा, अपोजिशन को लगेगा कि लोकसभा में सरकार का क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, दैट मीन्स कि लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है। ठीक है, तो वो अपोजिशन पार्टी क्या करते हैं, एक बिल लाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसमें मतलब सरकार को टेस्ट कर रहा है कि क्या आपके पास बहुमत है जो आप सरकार में है, ये टेस्ट कर रहा है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में। ठीक है, अगर सरकार इसमें मानिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में जीत जाती, वो दिखा देती कि नहीं हमारे पास देखो 272 से ज़्यादा MP है। आपको पता होगा लोकसभा में हमारा 543 सीट है और इसमें आधे से ज़्यादा को आधा इसका जब निकालेगा तो उसमें 243 निकलेगा, 272 निकलेगा, सॉरी 272। इतना MP चाहिए होता है लोकसभा को एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए। अगर मानिए रूलिंग गवर्नमेंट के पास 272 MP दिखा देता है तो दैट मीन्स ये नो कॉन्फिडेंस मोशन रद्द हो जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देगा क्योंकि सरकार के पास बहुमत ही नहीं है, और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है भंग हो जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मंत्री हैं सब रिजाइन हो जाते हैं, मतलब सरकार गिर जाती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सर क्या होते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होते हैं अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है जब अपोजिशन को लगता है कि सरकार जो है बहुमत में नहीं है, सरकार जो है लोकसभा में सरकार का MP ज़्यादा, रूलिंग गवर्नमेंट का MP ज़्यादा नहीं है, बहुमत में नहीं है, तो वो रूलिंग गवर्नमेंट को टेस्ट करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का दूसरा वजह ये भी होती है कि जब जिस पे रूलिंग गवर्नमेंट चर्चा नहीं करना चाहती हो, जिस पे डिबेट नहीं करना चाहती हो, डिस्कशन नहीं करना चाहती हो, उस पे डिस्कशन करने के लिए भी अपोजिशन पार्टी जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है। जैसे मणिपुर की घटना पे रूलिंग गवर्नमेंट बात नहीं करना चाहती थी, तो अपोजिशन वालों ने जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और सरकार को इस पे बात करने के लिए बोला। मतलब कि वहाँ जो कॉन्सेप्ट था सरकार को बहुमत सिद्ध करने का नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि 350 के लगभग रूलिंग गवर्नमेंट का 350 के लगभग जो है रूलिंग गवर्नमेंट का MP है, तब इसमें तो गिरने का कोई सवाल नहीं है, कोई गिरेगा तो नहीं सरकार, लेकिन हाँ डिबेट होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी लाया जाता है ना तो उस पर एक डिस्कशन होता है कि सरकार का क्या नाकामी रहा, उस सब पे डिस्कशन अपोजिशन पार्टी करना चाहता है। मणिपुर की घटना पे सरकार से बात करना चाहता था कि आपने क्या किया, क्यों ऐसा हुआ, ये सब के बारे में बात करना चाहता था। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ना
ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही लाया गया एक बिल है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टेस्ट कर रहा है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या कोई अदर टूल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है, ये केवल जो है ना लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा में ही पास किया जाता है, इसमें राज्यसभा का कोई संबंध नहीं। इस बिल को नो कॉन्फिडेंस मोशन को केवल लोकसभा में लाना है और यहाँ पे पास कराने की कोशिश करना है। अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाएगा, अगर नहीं पास हुआ तो सरकार बच जाएगा। तो ये सही सेंटेंस था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को केवल हम लोग लोकसभा में ही लाते हैं। सेकेंड सेंटेंस लिखा है कि मनी बिल जो है ना कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है कि बिल बहुत तरह के होते हैं, तो वो बिल जो है ना हम लोग दोनों हाउस में किसी हाउस में ला सकते हैं, मतलब लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं ना जिसको केवल पहले लोकसभा में लाना है फिर राज्यसभा में ले जाना है, ठीक है। उसी में से एक बिल आता है मनी बिल। मनी बिल को सबसे पहले आपको लोकसभा में लाना है, मनी बिल को क्या करना है, सबसे पहले लोकसभा में लाना है, मतलब कि राज्यसभा से इंट्रोड्यूस नहीं करना है। आपके पास मानिए कोई एक सिंपल सा बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को आप राज्यसभा से ले जाकर के फिर लोकसभा ले जा सकते हैं। लेकिन मनी बिल के केस में, इन केस ऑफ द मनी बिल के केस में जो है ना आपको जो है केवल जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और पहले ये लोकसभा से पास होगा फिर जाएगा राज्यसभा। जब ये राज्यसभा के पास जाएगा ना तो राज्यसभा के पास जो है ना एक पावर होता है, ये एक बार और भेज सकता है लोकसभा को कि सर इस पर एक बार विचार कर लीजिए। लेकिन जब लोकसभा दोबारा भेज देगा ना तो फिर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है इस बिल पे बोलने का। तो यही बात लिखा हुआ है कि मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, लोकसभा में ही इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और लोकसभा के पास ही ये पावर होता है ओवरराइडिंग पावर, कि मतलब इस बिल को रोकने का पावर, इस बिल को रद्द करने का पावर केवल लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास नहीं होता है। राज्यसभा बहुत से बहुत कर सकती है, कह सकती है कि सर एक बार और विचार कीजिए, इसमें कुछ अमेंड की जरूरत है, ठीक है, लेकिन प्रेशर नहीं डाल सकता है राज्यसभा। और जो नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ये दोनों सही था। नेक्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है ए रिजोल्यूशन सीकिंग द डिसअप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगते हैं ना, नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी हमारे आर्टिकल जो है 352 में डिस्कस किया गया था। जब ये देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, मैंने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी 3 केसेज में लगती है। नेशनल अगर एक्सटर्नल वार होगा, किसी देश के साथ हमारा एक्सटर्नल वार होगा तो उस केसेज में लगती है। अगर इंटरनल केसेज में मैंने बताया था कि अगर मिलिट्री रिबेल कर देता है, हमारे देश के जो है सेना रिबेल कर देता है, तो इस केसेज में भी नेशनल इमरजेंसी लगते हैं, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 350 में कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी जब एक बार मानिए कि देश में लग गया, अब मानिए इसको खत्म भी तो करना है। मानिए हमारा वार खत्म हो गया, ठीक है, चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ था वो खत्म हो गया, तब इसे खत्म हो गया, तब नेशनल इमरजेंसी को हटाना भी है। तो नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए जो बिल लाया जाता है ना, वो बिल को केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा में ही पास किया जाता है, उसको राज्यसभा में ले जाने की जरूरत ही नहीं। तो आप देखा कि 2 ऐसा बिल आ गया आपके सामने जिस बिल को केवल लोकसभा में ले जाना है और पास कराना है। जैसे कौन सा, एक बिल हम लोगों ने देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली पास्ड एंड इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड अ रिजोल्यूशन सीकिंग द डिसअप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने के लिए जो हम लोग बिल ला रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी देश में अब खत्म हो गया क्योंकि हमारा वार खत्म हो गया, इस बिल को भी केवल लोकसभा में ले जाना है और वहाँ पे पास कर देना है। लोकसभा में ले जाके वहाँ पे क्या कर देना है, पास कर देना है, बस खत्म हो गया, ये हमारा नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गया। तो ये तीनों सेंटेंस होता ना सही था अबाउट द लोकसभा। लोकसभा के बारे में ये तीनों, लोकसभा का ये काम है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेक्ट, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द लोकसभा स्पीकर। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। ये हमारे पार्लियामेंट में क्या है, 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका मैंने बता दिया कि इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। जो यहाँ पे बैठते हैं, आप देखे होंगे पार्लियामेंट का सेशन, तो यहाँ पे बैठते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी हमारा जगदीप धनखड़ जी है, ठीक है। उसी तरह जो है ना लोकसभा में भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एक टीचर बैठे रहते हैं जिसे हम लोग लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, जो अभी ओम बिरला जी हैं, ठीक है, लोकसभा स्पीकर। अब कहोगे सर ये लोकसभा स्पीकर बताइए होते कौन है, जैसे ओम बिरला जी हैं कौन है, आपको पता होना चाहिए। ओम बिरला जी जो है ना ये कोटा से एमपी थे, ये कोटा से एमपी थे। तो मतलब हुआ ये सर कि ये जो लोकसभा स्पीकर है ना, ये लोकसभा स्पीकर यहीं बैठे हुए जितने एमपी होते हैं ना, लोकसभा में कितने एमपी बैठते हैं, तो 540। इसी 543 में से एक एमपी होते हैं जो क्या बनते हैं, लोकसभा स्पीकर बनते हैं, कि नहीं आया समझ में। एक और डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, लोकसभा का एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये दोनों का दोनों जो है ना, ये जो होता है इसी 543 एमपी में से एक होते हैं। इनको चूज किया जाता है एमपी, इसी एमपी में से एक में इनका चुनाव करा करके चूज किया जाता है, ठीक है। इनका भी चुनाव होता है और इसी एमपी में से एक होता है ये, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है वो कह रहा है कि ही इलेक्टेड बाय लोकसभा,
इसका इलेक्शन जो होता है ना केवल लोकसभा में ही होता है, मतलब लोकसभा स्पीकर को चूज करना है, कौन चूज करेगा? तो लोकसभा के ही सभी मेंबर चूज करेंगे। अमॉन्ग इट्स मेंबर, अपने ही मेंबर में से जो है एक को लोकसभा स्पीकर, एक को डिप्टी लोकसभा। ऐसा देखा जाता है कि जो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट के होते हैं और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं अपोजिशन पार्टी के होते हैं। ऐसा देखा जाता है, मैंने बोला, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना लिखा हुआ है कि ये जो लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होगा ना, ये दोनों जो होगा इसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब यही इसी पार्लियामेंट लोकसभा का ही हिस्सा होगा, ठीक है। और इसी में से चूज करके उनको सिंपल मेजोरिटी से इसका इलेक्शन होता है और इसको चूज करके बनाया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब इस दोनों में जो है ना, मैंने डिप्टी बोला, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि स्पीकर बड़ा होगा और डिप्टी स्पीकर छोटा होगा। दोनों का सैलरी सेम होता है, ठीक है। दोनों जो है सेम ही पोस्ट के होते हैं। ये दोनों जो रिजाइन देते हैं ना, एक दूसरे को देते हैं। आपको पता होगा कि ये दोनों का जो रिजनेशन होता है, रिजनेशन, ये दोनों एक दूसरे को ही देते हैं। ये इनको रिजाइन देना है तो ये इनको डिप्टी स्पीकर को देंगे, अगर स्पीकर को देना है तो डिप्टी स्पीकर को देना है तो स्पीकर को। दोनों को सेम सैलरी मिलता है, दोनों का पोस्ट भी सेम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस तो सही था कि हमारा जो लोकसभा स्पीकर होता है वो लोकसभा के ही एमपी में से कोई एक होता है और डिप्टी स्पीकर भी वैसा होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ये जो है अपने हाउस के जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो वो तो मैंने बता ही दिया कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा को क्या करते हैं? चलाते हैं। एज ए टीचर के रूप में बैठ करके लोकसभा में सभी को जो है एमपी को क्या करते हैं? चलाते हैं। ये सही से चलाते हैं। इनको चलाने के लिए ना आपको पता होना चाहिए, इनको चलाने के लिए एक लोकसभा सेक्रेटरी भी लगता है, लोकसभा सेक्रेटरी, ठीक है, जिसे हम लोग लोकसभा सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरी। इनको चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए बहुत चीज़ का जरूरत पड़ेगा ना, तो बहुत चीज़ का जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए इनका एक जो है सेक्रेटरी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और उनका ये हेड भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं लोकसभा सेक्रेटरी का, और उनको ये हेल्प करता है। लोकसभा सेक्रेटरी लोकसभा स्पीकर को हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल मानिए कि बहुत सारा काम होता है, जैसे इट प्रिपेयर द बैकग्राउंड नोट, इंफॉर्मेटिव बुलेटिन, रिसर्च नोट, ये सब बनाते हैं। बहुत सारे बिल आते हैं तो उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लोकसभा स्पीकर को देते हैं। तो क्या सब हमने देखा कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का स्पीकर हमारी लोकसभा का ही एक क्या होता है? एमपी होता है। इसी में से चूज करके बनाया गया। इनको हेल्प करने के लिए लोकसभा सेक्रेटरीट है। और आपको पता होना चाहिए एक और है हमारा सेक्रेटरी जनरल। ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होता है। जो है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो होता है ना, वो एंसरेबल टू स्पीकर ओनली। मतलब कि लोकसभा सेक्रेटरी जनरल का जो चुनाव जो इलेक्ट करते हैं ना, वो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, इसका चुनाव जो करते हैं कौन करते हैं? हमारे लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। इसीलिए ये एंसरेबल टू स्पीकर ही होता है, ठीक है। अब राइट सर, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल कौन होता है? जो लोकसभा को चलाने में जो है, लोकसभा को चलाना है, तो लोकसभा के जो स्पीकर है वो क्या है? एक एमपी है। उनको चलाने के लिए, जिस तरह मैंने बताया ना, कैबिनेट को चलाने के लिए एक कैबिनेट क्या लगता है? हम लोग को कैबिनेट सेक्रेटरी लगता है, जो मैंने बताया था कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। उसी तरह लोकसभा को चलाने के लिए भी एक लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल लगता है, जो होता है एक ब्यूरोक्रेट ही होता है, ठीक है। वो ब्यूरोक्रेट होता है जो चलाने में क्या करता है? लोकसभा स्पीकर को मदद करता है। तो क्या सब हुआ? ही इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम इट्स मेंबर। ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द, ये जो है ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस ऑफ लोकसभा सेक्रेटरी। लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। और इसी लोकसभा सेक्रेटरी में इनको क्या होता है? लोकसभा सेक्रेटरी जनरल मिलता है। जो सेक्रेटरी जनरल जो है इनको हेल्प करता है सब कुछ के मामले में। जैसे बिल आया तो उनको रीड करना, कोई बुलेटिन, कोई रिसर्च, ये सब को पढ़ करके सब कुछ को जांच करके उनके पास भेजना, ये सब ठीक है। लोकसभा स्पीकर और लोकसभा स्पीकर के सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बोथ एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस देन हु विल बी द प्रिसाइड द लोकसभा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर लोकसभा, मानिए लोकसभा में मैंने देखा कि एक स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। अगर मानिए दोनों का दोनों एब्सेंट हो जाए तो अब कौन प्रिसाइड करेगा? ठीक है, अब कौन प्रिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर भी नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो अब प्रिसाइड कौन करेगा? तो देखिए क्या सब लिखा है। कह रहा है कि लोकसभा विल इलेक्ट वन मेंबर फ्रॉम इट्स मेंबर। कह रहा है कि फिर क्या होगा कि फिर लोकसभा जो है ना अपने में से किसी एक मेंबर को, अगर लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का दोनों एब्सेंट है ना, तो अपने में से एक मेंबर को चूज कर लेगा। कौन? लोकसभा अपने में से एक मेंबर को चूज कर ले। पहली बात तो ये याद रखिए कि जब लोकसभा का स्पीकर नहीं रहता है तो डिप्टी स्पीकर जो होता है, डिप्टी स्पीकर जो होता है, वो उसको क्या करता है? हेड करता है। लेकिन अगर दोनों नहीं रहेगा ना तो लोकसभा जो है अपने में से एक मेंबर को इलेक्ट करेगा। तो ये तो सही सेंटेंस है। प्रेसिडेंट विल इलेक्ट एमपी, तो नहीं, ये प्रेसिडेंट विल इलेक्ट एमपी फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट भी, अगर हाँ ये अगर मानिए हाँ ये भी सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस जो है प्रेसिडेंट विल इलेक्ट द एमपी फ्रॉम। अभी ये कंडीशन कब आता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि हमारा लोकसभा में कौन कौन है? तो लोकसभा में स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर देखेगा।
अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो जो लोकसभा है ना, लोकसभा अपने में से एक नेता को क्या कर लेगा, अपने में से एक नेता को चूज करके बना लेगा। अगर मानिए लोकसभा भी सेशन में नहीं है, लोकसभा चल ही नहीं रहा है, मतलब लोकसभा का सेशन होता है, 3 सेशन होता है मैंने बताया, अगर मानिए वो भी सेशन में नहीं है और मानिए जरूरत पड़ गया स्पीकर का, तब जो है ना प्रेसिडेंट एक आदमी को जो है अपने लोकसभा के भी एमपी में से एक आदमी को प्रेसिडेंट चूज करेगा। तो प्रेसिडेंट भी चूज करता है, ठीक है। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर 1 होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है कि वो स्पीकर को चूज करेगा। ये तीनों कंडीशन जब नहीं हो, तब जब स्पीकर भी नहीं हो, डिप्टी स्पीकर भी नहीं हो और लोकसभा चल भी नहीं रहा हो, जो इलेक्शन होकर एक स्पीकर को चूज कर लेगा, ऐसा नहीं है, तब जाके प्रेसिडेंट जो है एक एमपी को जो है क्या करेगा, चूज कर लेगा। इसका आंसर फर्स्ट है कि लोकसभा विल इलेक्ट 1 मेंबर फ्रॉम इट्स वन सेल्फ, अपने में से एक मेंबर को चूज करता है। लेकिन ये वाला कंडीशन कब होता है, जब ये तीनों कंडीशन नहीं हो, स्पीकर भी नहीं हो, डिप्टी स्पीकर भी नहीं हो और जो है पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं हो, तो उस समय प्रेसिडेंट जो है एक एमपी को जो है स्पीकर बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि मनी बिल के बारे में। मनी बिल इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो हमारा मनी बिल होता है ना, मैंने आपको बताया था कि मनी बिल जो है मनी से रिलेटेड मामला होता है, जैसे एक्सपेंडिचर, हमारे टैक्स मामला, ये सब मनी बिल होते हैं। तो मनी बिल जब भी आता है ना, तो उसको कहा है कि सर्टिफाइड करने का पावर केवल स्पीकर ऑफ लोकसभा है। कि ये एक मानिए बिल आया लोकसभा में, ठीक है, और ये बिल मनी बिल है कि नहीं, ये बिल मनी बिल है कि नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा, तो कहा है कि लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। और लोकसभा का जो स्पीकर का डिसीजन होगा ना, वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। मतलब कि स्पीकर के पास ये पावर दिया गया है कि इस बिल को मनी बिल बोलना है या मनी बिल नहीं बोलना है, मनी बिल है या नहीं है, डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। अगर वो बोल दिया ना तो ना, ठीक है। तो ये सही सेंटेंस है कि मनी बिल जो है वो सर्टिफाइड किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास, और उसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग नेचर का होता है। लोकसभा स्पीकर जो है प्रिसाइड द ज्वाइंट से। जब भी देखिए क्या होता है ना, कि मैंने आपको बताया था कि मानिए कि ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट सिटिंग कब होता है, तो देखिए ज्वाइंट सिटिंग 2-3 केसेज में होता है। एक तो ये केस, कोई बिल, मानिए कि कोई बिल जो है ना लोकसभा राज्यसभा से जो है पास नहीं हो पा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं हो पा रहा है, तब क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है ना ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएगा और दोनों को कहेगा साथ मिलके पास करो, यहीं बैठ करके पास करो। एक तो ये कंडीशन हो गया। ज्वाइंट सिटिंग मैंने ये भी बताया था आपको कि प्रेसिडेंट जो है ना दोनों हाउसेज को संबोधन करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज को क्या करता है, थोड़ा सा बताता है सरकार ने पिछले साल क्या सब काम किया। जैसे बजट सेशन मानिए स्टार्ट है, दोनों हाउसेज को, लोकसभा राज्यसभा को बुला करके प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, बता सकता है कि इस साल बजट में क्या सब होगा, पिछले साल सरकार ने क्या सब अच्छा काम किया। मतलब एक तरह से कहिए कि सभी एमपी को मोटिवेट करता है कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों हाउसेज को एक जगह बुला लेता है। तो अब मानिए कि दोनों हाउसेज एक जगह बुला लिया, तो उसे हम लोग ने बोला कि ज्वाइंट सिटिंग है। ये क्या है, ज्वाइंट सिटिंग। अब आके सर यहाँ पे कौन प्रिसाइड करेगा, मतलब यहाँ पे कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, लोकसभा का स्पीकर या फिर राज्यसभा का स्पीकर, क्योंकि यहाँ तो दोनों हाउसेज हैं। तो दोनों हाउसेज का जब भी मीटिंग होता है ना, तो दोनों हाउसेज के केस में जो है ना हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बनता है वो लोकसभा का स्पीकर बनता है। लोकसभा स्पीकर विल प्रिसाइड, लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड करता है जब ज्वाइंट सिटिंग जो है, ज्वाइंट सिटिंग होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ही बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग को, ठीक है। तो ये भी सही सेंटेंस था। नेक्स्ट लिखा है कि व्हेन लोकसभा इज डिजॉल्व, लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, सभी मेंबर जो है, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा जो है अपना सीट खाली कर देते हैं, वो हट जाते हैं, वो सीज कर जाते हैं, अपने पोस्ट से हट जाते हैं। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर है ना वो हमेशा रहते हैं। ऐसा क्यों, तो देखिए सिंपल सा है, मैं बताता हूँ। ये हमारे लोकसभा का लोकसभा है, इस लोकसभा मानिए डिजॉल्व हो गया। लोकसभा डिजॉल्व कब होता है, एक तो 5 साल खत्म हो गया तो इलेक्शन टाइम में होता है, या फिर मानिए सरकार गिर गया, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो लोकसभा क्या हो गया सर, डिजॉल्व हो गया। लोकसभा क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो इसका मतलब लोकसभा के एमपी सबका खत्म हो गया, सब अब एमपी हट गया, लोकसभा तो अब है ही नहीं, तो लोकसभा के एमपी सब हट जाते हैं, लेकिन स्पीकर रहते हैं। क्योंकि सर ऐसा क्यों रखा गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए रखा गया है क्योंकि देखिए लोकसभा क्या है, एक घर है, एक इंस्टीट्यूशन है, ये कभी भी बंद ना हो, ये कभी भी, ये इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये स्कूल जो है ना, कभी बंद नहीं हो। इसीलिए कहता है कि लोकसभा स्पीकर जो है ना, आप अपनी कुर्सी पे बैठे रहिए जब तक कि इलेक्शन के द्वारा नया जो है ना लोकसभा आ ना जाए, तब तक कहता है इनको आप बैठे रहिए। तो ये सही सेंटेंस था कि लोकसभा जब डिजॉल्व हो जाता है तो सभी मेंबर जो है वो अपना पद खाली कर देते हैं। देखिए कितना अच्छी बात है कि मतलब लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो भी क्या है, एक लोकसभा का मेंबर है। लोकसभा का जो स्पीकर है वो भी क्या है, एक लोकसभा का मेंबर है। लेकिन जब लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, तो सब अपना पद खाली कर दिया। लोकसभा में जितने भी एमपी थे सब ने अपना पोस्ट खाली कर दिया, लेकिन एक पर्सन जो है वो कह रहा है कि नहीं, मैं तब तक रहूँगा जब तक कि नया इलेक्शन के द्वारा, जब नया लोकसभा नहीं आ जाता तब तक मैं बैठे रहूँगा।
और वो कौन है, तो वो स्पीकर है। क्योंकि सर ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकसभा इंस्टीट्यूशन, लोकसभा क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। ये लोकसभा जो है ना कभी बंद ना हो, ये स्कूल कभी बंद ना हो, इसीलिए कह रहा है कि इसका एक टीचर जो है ना, टीचर जो है हमेशा बैठे रहेगा। ये जो स्कूल है ये बंद नहीं हुआ है। लोकसभा एज ए इंस्टीट्यूशन जो है ये कभी बंद ना हो, इसीलिए स्पीकर को कहा जाता है कि नया लोकसभा जब तक आ जाता है चुनाव के द्वारा, तब तक आप अपने सीट पे बैठे रहिए। ऑल द सेंटेंसेस जो है, जितने भी सेंटेंस दिए गए थे लोकसभा के बारे में, लोकसभा स्पीकर के बारे में, सब सेंटेंस सही था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो चेयरमैन होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। देखिए हमारा पार्लियामेंट किस चीज़ से बना है, लोकसभा से बना है और राज्यसभा से बना है। अब इसका जो होता है बहुत सारा पार्लियामेंट्री कमेटी होता है। क्या होता है, बहुत सारा पार्लियामेंट्री कमेटी जो होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो एक स्टैंडिंग कमेटी होते हैं। तो ये सब कमेटी क्या होता है कि ये सभी कमेटी को कह रहा है कि इस सभी कमेटी का चेयरमैन को कौन चूज करता है, कौन अपॉइंट करता है। तो मानिए कि ये लोकसभा राज्यसभा का बहुत सारा कमेटी है। अब इस कमेटी सब क्या करता है, इस सब कमेटी का काम है कि सरकार, मानिए कि एक कैग जो है, कैग ने एक रिपोर्ट अपना दिया, ठीक है, इसने अपना रिपोर्ट दिया, इस रिपोर्ट सही है कि नहीं इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब एक्सपेंडिचर कमेटी, मतलब एक्सपेंडिचर सरकार ने जो खर्च किया इस साल उसके बारे में। मानिए सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, उसमें सरकार ने बोला कितना रुपया हम खर्च करें, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाया गया है, ठीक है। ये सब कमेटी जो बनाया गया लोकसभा राज्यसभा के एमपी से ही मिलके बनाया गया, मतलब एमपी ही इस कमेटी में रहते हैं। लेकिन इस कमेटी का जो एक हेड होता है ना, करेक्ट, उसका चुनाव कौन करता है। इस कमेटी में, सभी कमेटी में एक हेड होता है, तो उनका चुनाव करते हैं हमारे कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ राज्यसभा। दोनों का दोनों कर सकता है, ठीक है, दोनों कर सकता है। जिस हाउसेज से रिलेटेड वो कमेटी रहेगा उस हाउसेज का चेयरमैन वहाँ का क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसका अपॉइंटमेंट जो है उस जिस हाउसेज से रिलेटेड रहेगा उस हाउसेज के चेयरमैन करेंगे, ठीक है। और इन सभी का काम होता है कि सरकार के द्वारा जो भी चीज़ प्रस्तुत की जा रही है, जो भी चीज़ किया जा रहा है, उस सब कमेटी को, उस सभी बिल को, रिजोल्यूशन को, बजट को, सबको जांच तांच करना कि ये सही है कि सरकार के द्वारा नहीं है, ठीक है। तो ये पब्लिक जो हमारा ये कमेटी होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। बहुत तरह के कमेटी होते हैं, ठीक है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, ये सब होते हैं। और ये सब एमपी से मिलके ही बने रहते हैं। इन सबको असिस्ट करिए, जितने भी कमेटी होते हैं सबको असिस्ट करने के लिए बड़े बड़े जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जो जांच करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि हमारे एमपी जो है ये कैग के रिपोर्ट को जांच करेंगे? नहीं, ब्यूरोक्रेट जांच करेंगे और इसके एमपी सब इस पर साइन करेंगे। अब ये चेयरमैन कौन, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये हमारा करता है सर स्पीकर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन अब देखिए अगर खुद ही ये चेयरमैन बन जाए, मतलब मानिए कि स्पीकर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा कहेगा कि नहीं मैं ही इस कमेटी का चेयरमैन बन जाऊँ, तब क्या होगा? सही है, बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन तब इनको हम कहेंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। क्यों बोलेंगे सर एक्स ऑफिशियो? क्योंकि जब भी कोई पर्सन दो पोस्ट पे रहता है ना, क्योंकि इनका मेन काम तो था स्पीकर का, इसीलिए इनको जब दूसरा चेयरमैन का काम कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। इस पार्लियामेंट्री कमेटी का ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हु अपॉइंट द प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि सर ये क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? आपने बताया कि सर लोकसभा है, ये लोकसभा है, इसमें आपने बोला कि एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा, ये भी आपने बताया कि इसी का जो है मेंबर होगा, ठीक। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए प्रोटेम स्पीकर जो होता है ना, ये क्या होता है कि मानिए कि एक लोकसभा जो है ना नया बन के आया, लोकसभा बन के आया नया, ठीक है। अब रहा कि सर ये जो नया लोकसभा बना तब तो अभी कोई स्पीकर नहीं होगा, जो पुराना स्पीकर था, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बोला था कि जब नया लोकसभा नहीं आता तब तक इसमें स्पीकर बैठा रहा था। लेकिन जैसे ही नया लोकसभा आया, नया लोकसभा एंट्री किया, तो ये स्पीकर अपना पोस्ट खाली कर देते हैं। अब इस ऑफिस में जो है स्पीकर नहीं है, इस ऑफिस में नहीं। तब क्या किया जाता है, एक जो है ना अपने मिनिस्टर को, अपने ही इस मेंबर में से एक मेंबर को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। और ओथ भी दिलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब क्योंकि सर प्रोटेम स्पीकर था कौन, तो वो ये था, ये जो नया लोकसभा आया ना, न्यू लोकसभा, इसी न्यू लोकसभा में से एक मेंबर को जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिया, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको स्पीकर बना दिया। अब क्योंकि सर ऐसा क्यों किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा? इसीलिए किया गया कि जैसे ही यहाँ पे जो कुर्सी पे बैठे हुए थे पुराने वाले स्पीकर, ये नया लोकसभा आते ही हट गए, ठीक है। अब जो एक थोड़ी देर के लिए एक स्पीकर को बैठा दिए इस हाउसेज में, ताकि क्या हो कि प्रोटेम स्पीकर का दो काम होता है, ठीक है। अब रहा कि सर बनाएगा किसको प्रेसिडेंट? सबसे पहले तो ये जाए प्रेसिडेंट उसको प्रोटेम स्पीकर बनाएगा जो इस सभी एमपी में सबसे सीनियर मोस्ट एमपी होगा। सीनियर मोस्ट करने का मतलब सर
जो इस असेंबली लोग एमपी के रूप में, एज ए एमपी के रूप में जो सबसे ज़्यादा साल तक काम किया हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग जो एमपी होगा ना, उसको प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट बनाएगा। अब कहोगे कि सर इसको क्यों बनाया, इसका क्या काम है? तो इसका काम ये है कि जितने भी, देखिए हमने क्या बोला था कि प्रेसिडेंट जो होता है ना, प्रेसिडेंट वो किसको शपथ दिलाते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर को। फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलता है कि सर आप हमारे एक कुछ मंत्री हैं उसको भी चुनाव, मतलब उसको भी शपथ दिलवा दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है ना, प्रेसिडेंट जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी शपथ दिला जाता है। लेकिन बताइए कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये सब कितना हो गया, 75 से 80 इतना हो गया, बहुत से बहुत मंत्री तो इतने ही होते, इससे ज़्यादा तो होते नहीं है, 70 80 90 इतना ही होगा। तो इतने जो एमपी आए उसको भी तो कोई शपथ दिलाएगा ना। तो हाँ, इसको कौन शपथ दिलाएगा? तो प्रो टाइम स्पीकर। प्रो टाइम स्पीकर जो होते हैं एक थोड़ी देर का स्पीकर होते हैं, जो नया जब नया लोकसभा आते हैं ना, नया लोकसभा के सभी एमपी आते हैं ना, उसी में से एक जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी होते हैं ना, उसको प्रेसिडेंट जो है प्रो टाइम स्पीकर बना देते हैं, ताकि ये सिचुएशन खाली न रहे। और इस सिचुएशन का ये प्रो टाइम स्पीकर का काम होगा कि जितने भी एमपी है ना, सबको शपथ दिलवाएगा, सभी जितने भी एमपी हैं, क्योंकि यहाँ तो केवल प्रेसिडेंट ने कुछ ही एमपी को शपथ दिलवाया था ना, रूलिंग गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। लेकिन जो बच गया था एमपी, सबको शपथ कौन दिलाएगा? तो सर प्रो टाइम स्पीकर। तो प्रो टाइम स्पीकर का एक काम तो ये हो गया। और जब तक नया स्पीकर का चुनाव, फिर से मैंने बताया था ना कि स्पीकर का चुनाव होता है, तो जब तक नया स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तब तक यही प्रो टाइम स्पीकर जो है ना प्रिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रो टाइम स्पीकर का काम होता है, प्रो टाइम स्पीकर होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्वेश्चन था कि हु अपॉइंट द प्रो टाइम स्पीकर, तो ये तो आ गया समझ में कि सर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लोकसभा में फिर से मैं बता रहा हूँ, लोकसभा में स्पीकर रहते हैं हमेशा, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर हमेशा रहता है। मैंने बताया कि कोई लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ठीक है, 5 साल खत्म हो गया, लोकसभा खत्म हो गया, तो मैंने बोला था कि पुराना जो लोकसभा का स्पीकर है ना, वो तब तक बैठे रहेगा जब तक नया लोकसभा ने आ जाए। मानिए कि नया लोकसभा इधर से आ गया, तो अब ये अपना सीट खाली कर दिया, अब ये चले गए, अब ये सीट खाली हो गया। इसीलिए इसी लोकसभा में से ये जो 543 नया वाले आ रहे हैं, इसी में से जो सबसे ज़्यादा साल तक एज ए एमपी के रूप में काम किए होंगे, उसको जो है ना प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, प्रो टाइम स्पीकर बना देते हैं। क्या करते हैं? प्रो टाइम स्पीकर बना देते हैं। और इनको कहते हैं कि आप दो काम कीजिएगा, बस दो काम कीजिएगा। एक कीजिएगा कि जितने भी एमपी हैं हमारे हाउसेज में, जो 543 में से जितने एमपी जिसको प्रेसिडेंट शपथ दिला दिया है, उसके बाद जो बचे हुए हैं उन सभी स्पीकर को आप ओथ दिलवा दीजिएगा, शपथ दिला दीजिएगा। और फिर जब नया स्पीकर का चुनाव होता है ना, तब तक आप इस पर बैठे रहिए, प्रिसाइड करते रहिए। बस इतना काम होता है प्रो टाइम स्पीकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द करेक्ट वन अबाउट द प्रो टाइम स्पीकर। देखिए ये बात फिर क्वेश्चन भी है, ही इज द हाईएस्ट सर्विंग मेंबर इन द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रो टाइम स्पीकर कब आता है, जब नया लोकसभा आता है, तो उस समय जो है प्रो टाइम स्पीकर बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये होता कौन है? जो हाईएस्ट सर्विंग मेंबर हो इन न्यूली लोकसभा, मतलब न्यूली लोकसभा में से जो नया लोकसभा 543 आ रहा है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा साल तक एमपी के रूप में काम किया हो, उसको बनाया जाता है। ये सही सेंटेंस है। ये काम क्या करता है सर? ये ओथ दिलवाता है न्यू इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। जितने भी लोकसभा के एमपी हैं, मेंबर्स हैं, उस सभी को ओथ दिलवाते हैं। और ये प्रिसाइड करते रहते हैं जब तक कि नया स्पीकर नहीं आ जाए। ही प्रिसाइड द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे ही मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। अब लोकसभा का स्पीकर का चुनाव होगा, उस समय भी तो लोकसभा का स्पीकर होना चाहिए ना। तो ये प्रो टाइम स्पीकर जो है लोकसभा के इलेक्शन का क्या कराएगा? लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन को प्रिसाइड करेगा। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन को प्रिसाइड करेगा। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के स्पीकर को आप कहिएगा सर ठीक है, इसमें वोटिंग हुआ, वोटिंग में मानिए स्पीकर का चुनाव हो रहा है, तो क्या इनको, ये जो स्पीकर है, इनको वोट देने का अधिकार होता है? तो यस, कास्टिंग वोट देने का अधिकार जो है हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को होता है। कास्टिंग वोट किसको बोलते हैं? तो जब मानिए टाई हो जाता है ना, जब दोनों तरफ से मानिए 2 स्पीकर खड़ा था, तो दोनों स्पीकर का वोट मानिए सेम आ गया ना, तो उस समय कास्टिंग वोट देने के लिए स्पीकर दे सकता है कास्टिंग वोट, दोनों में से एक को चूज करने के लिए। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तीनों सही है, ऑल द अबव आर सेंटेंस। ये हाईएस्ट सर्विंग होता है लोकसभा, न्यूली लोकसभा का ये हाईएस्ट सर्विंग मेंबर होता है। ये ओथ दिलवाते हैं लोकसभा के सभी मेंबर को, नया जो आए हैं, और ये प्रिसाइड करते हैं इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव होगा ना, उसको प्रिसाइड ये प्रो टाइम स्पीकर ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज करेक्ट अबाउट द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का टेन्योर क्या होता है? तो सबसे पहले तो याद रखिए, ये हमारा लोकसभा और ये हमारा राज्यसभा। क्या राज्यसभा को मैंने क्या बताया? परमानेंट हो, तो दैट मीन्स राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता है। लेकिन हाँ सर, इसके मेंबर का टेन्योर होता है, और इनके मेंबर का टेन्योर होता है 6 साल का। ये समझ में आ गया? क्योंकि मैंने बताया था कि 2-2 साल पे जो है ना,
ये 1/3 खाली होता है, 1/3 खाली हुआ, फिर 1/3 आ गया, फिर 2 साल के बाद 1/3 खाली हुआ। इस तरह से ये हमेशा परमानेंट बॉडी होते हैं, यहाँ के सदस्य, यहाँ के MP 6 साल के लिए रहते हैं इस हाउस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है लोकसभा की जब बात करते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। 5 साल में इलेक्शन होता है हमारे देश में, ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल केवल 5 साल का होता है, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल। तो देखिए पहला सेंटेंस तो गलत हो गया, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों का 5 साल लिखा है, तो गलत, क्योंकि राज्यसभा हमारा हमेशा परमानेंट होता है। दूसरा सेंटेंस में लिखा है कि लोकसभा जो है 5 साल के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा डज नॉट हैव टेन्योर, राज्यसभा के पास टेन्योर नहीं होता है, क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं किया जाता है। ये सही सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस ही। तीसरा लिखा है कि लोकसभा टेन्योर कैन बी इंक्रीज, लोकसभा का टेन्योर इंक्रीज किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में, और डिक्रीज किया जा सकता है जब गवर्नमेंट, ये भी सही सेंटेंस है। कितना अच्छा है कि देखिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, मतलब मानिए कि इमरजेंसी का यूज लोकसभा में इमरजेंसी का यूज इसलिए भी किया जा सकता है कि अपने टेन्योर को 5 साल से 6 साल किया जा सके। मतलब कि मानिए किसी सरकार का 5 साल हो गया, इलेक्शन होने वाला है, मानिए वो हारने वाला है, तो क्या करेगा, इमरजेंसी लगा देगा ताकि 1-2 साल और बढ़ जाए हमारा टेन्योर, ठीक है। तो इमरजेंसी के केस में लोकसभा के टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। और अगर मानिए कोई सरकार है, उसका बहुमत मानिए अब रहा नहीं लोकसभा में, तो सरकार गिर जाएगी, तो डिक्रीज भी किया जा सकता है अगर अपना मेजोरिटी खो देता है। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा, 2 और 3 आर द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिटेड, अभी मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों लोकसभा का मेंबर होता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिजाइनेशन लेटर देते हैं। तो लोकसभा का पूछा है कि डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा का किसको रिजाइन देते हैं, तो अपने स्पीकर को देते हैं और किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बिफोर द 5 साल का टेन्योर, ठीक है। अभी देखिए लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, इनको भी अपने पद से हटाया जा सकता है। उनका वैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उनको भी हटाया जा सकता है एक रिजोल्यूशन ला करके, ठीक है। लेकिन उनको भी 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस देते थे ना, 14 डेज का, उसी तरह इनको भी 14 डेज का नोटिस दे करके एक रिजोल्यूशन ला करके उसको 5 साल से पहले भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कहा कि किस तरह से इनका जो वोटिंग, इसका जो मतलब रिमूवल का जो प्रोसेस होगा, कैसे होगा, कौन से प्रोसेस है, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से या इफेक्टिव मेजोरिटी से। देखिए इसका आंसर होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। लोकसभा के स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज किया जाता है। क्योंकि सर व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव मेजोरिटी? देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि ये हमारा लोकसभा है, लोकसभा का कैपेसिटी कितना है, तो 543। इस 543 का जो 50% होगा ना, 543 का जो 50% होगा, उससे ज़्यादा लाना इफेक्टिव मेजोरिटी जो है कब होगा। मानिए इस 543 में कुछ सीट वैकेंट भी है, कुछ वैकेंट है, मानिए 3 सीट वैकेंट है, तो इसका मतलब एक्चुअल टोटल कैपेसिटी कितना है, 540 ही है। इस 540 का जो आधा से ज़्यादा लाना जो होता है ना, उसे बोलता है इफेक्टिव मेजोरिटी। मतलब उसमें से वैकेंट को घटा करके, याद रखिएगा, अगर वैकेंट नहीं घटाएंगे ना, तब आधा से ज़्यादा लाना को एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर का जो हटाया जाता है, जो कैसे हटाया जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज में इफेक्टिव मेजोरिटी पास करना होगा। इस हाउसेज का जितना कैपेसिटी है, इसमें से जितना खाली है, उस खाली को हटा करके उसका 50% से ज़्यादा लाना इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाता है। अब रहा कि सर ठीक है, रिमूवल हो रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रिमूवल हो रहा है। ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये जो है ना अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम नहीं करते हैं, ठीक है। जब ये इनका रिमूवल हो रहा है, तो उस समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा बना दिया जाएगा, चूज करिए, ठीक है। लेकिन वो खुद प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और वोट देगा कि नहीं सर, ये अपने मानिए रिमूवल के केसेज में वोट तो दे सकता है ना, हाँ ये वोट दे सकता है, ठीक है, अपने केसेज में वोट दे सकता है। लेकिन राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो उसका रिमूवल का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, उनके रिमूवल का प्रोसेस अलग होता है, तो वो वोट नहीं दे सकते हैं। राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपने रिमूवल के केसेज में वोट नहीं देते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। उसमें जो है राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा तो सिंपल मेजोरिटी से पास करता है, और राज्यसभा जो है वहाँ पे हम लोग ने देखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को लोकसभा से अगर रिमूव करना है तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और उनको इफेक्टिव मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास करना पड़ेगा। और इस केसेज में जब लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटा रहा हो, तो उस समय लोकसभा का स्पीकर जो है जिनको हटा रहा है वो नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरा रहेगा, ठीक है, चूज करके हो या जैसे हो, ठीक है। वोट देने का अधिकार लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर का होता है अपने ही रिमूवल के प्रोसेस में। लेकिन राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, और उस केस में राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं अपने केस में वोट देने का अधिकार नहीं है। मैंने बताया था आपको कि अपने पक्ष रखने का अधिकार है अपने या लॉयर के थ्रू, ठीक है,
और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा को इफेक्टिव मेजोरिटी से उस बिल को पास करना पड़ता था और लोकसभा को सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिमूव्ड बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी फ्रॉम बोथ हाउसेज से इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, यहाँ गलती लिखा हुआ है लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। करेक्ट। क्या लोकसभा के आप देखे होंगे, हमेशा देखे होंगे कि रिसेंटली देखे होंगे कि संजय सिंह जो आम आदमी की पार्टी के एमपी थे, उनको जो है क्या किया गया, उनको रिमूव कर दिया गया, एज एमपी से वहाँ से हटा दिया गया। क्या लोकसभा और राज्यसभा का जो सर एमपी होता है कि इनको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है क्या? तो यस, इनको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है फ्रॉम द एमपी के पोस्ट से इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो सर बताइए उसके बारे में क्या सो केसेज है। देखिए हमारा एक आर्टिकल है 102, ये आर्टिकल बात करता है कि एमपी को कैसे जो है डिस्क्वालीफाइड करना है। अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाइड करेगा। कौन लोग कर सकता है सर? तो 2 लोग कर सकता है। एक प्रेसिडेंट हटा सकता है। कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। और एक जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट मीन्स स्पीकर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, ये स्पीकर हटा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के पास हटाने का पावर होता है। और ये दोनों ने आर्टिकल कहाँ से लिया है? 102 से लिया है। जो 102 का जो 1 है ना, ये बताता है 102 का जो 1 है ये बताता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो किसी भी एमपी को, लोकसभा या राज्यसभा के एमपी को डिस्क्वालीफाइड कर सकता है अपने एमपी के पोस्ट से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं ये एमपी जो है ना वो धांधली करके जीता था, तो उनको जो है डिस्क्वालीफाइड कर देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो डिस्क्वालीफाई करते हैं वो आर्टिकल हमारा 102 का जो 1 है, 102 का जो 1 है उसके अगेंस्ट करता है डिस्क्वालीफाइड, रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें लगता है। ठीक है, अब जो 102 का जो 2 है ना, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन करने का पावर दिया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, दैट मीन्स स्पीकर को दिया गया है। और इनको जो दिया गया है ना, इनको बहुत सारे ग्राउंड दिया गया है, ABCD। सबसे पहले देखिए 102 का 2 बोलता है कि ये किसी पर्सन एमपी को जो है डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं ऑन वेरियस ग्राउंड। सबसे पहला ग्राउंड बोलता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा 10th शेड्यूल में बताया गया है, 10th शेड्यूल में दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। दल बदल कानून इसे हम लोग बोलते हैं। जब एक मानिए कोई एमपी है वो तुरंत अपना दल बदल रहा है, मतलब कि जहाँ भी उसको लोभ मिल रहा है, जहाँ उनको प्रॉफिट मिल रहा है, मानिए कोई सरकार बोल रहा है कि हम तुमको एमपी बना दें, मेरी पार्टी में आ जा, तो तुरंत दल बदल रहा है ना, तो उस केसेज में उन पे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है। तो पहला तो ग्राउंड ये बोलता है कि अगर स्पीकर को लगता है कि कोई एमपी ऐसा है जो अपने प्रॉफिट के लिए तुरंत अपना दल बदल रहा है, तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू जो है डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है ना और भी बहुत सारे ग्राउंड दिया गया है। 102 का A दिया है, B दिया है, C दिया है और D दिया है। कैसे याद रखना है? देखिए A में लिखा है कि डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ अगर ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहा है। B में बोलता है अनसाउंड माइंडेड हो गया है, ठीक है। C में बोलता है इंसॉल्वेंट हो गया और D में बोलता है अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। फिर से सुनिए, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले देखिए 102 का 2 जो है ना, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर देता है कि आप किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू। किस लॉ के थ्रू? एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 10th शेड्यूल में चर्चा की गई, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू क्या कर सकते हैं? हटा सकते। फिर 102 का A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है। A में बोलता है कि अगर ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं और दूसरे जगह से भी सरकारी फायदा उठा रहा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखा हो, तो इस केस में हटा देगा स्पीकर। अगर ये अनसाउंड माइंडेड हो गया हो तो उस केसेस में भी स्पीकर हटा देगा उस एमपी को। D में बोलता है अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया हो तब भी हटा। और D में बोलता है कि अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो तब हटा। मैंने यहाँ देखिए लाइन से सब कुछ लिखा है ABCD को। सबसे पहले 102 का जो 2 है वो एंटी डिफेक्शन के बारे में बोलता है। फिर 102 का जो 2 का A है वो बोलता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, B बोलता है अनसाउंड माइंडेड, C बोलता है इंसॉल्वेंट और D बोलता है सिटीजन ऑफ इंडिया अगर नहीं होता है तो उसको जो है कौन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसको एज एमपी से हटा देगा। एक और है, ठीक है, जिससे रिसेंटली राहुल गांधी को जो है हटाया गया था। राहुल गांधी को रिसेंटली जो है हटाया गया था इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट में कुछ लिखा गया है कि एक स्पीकर जो है ना किसी एमपी को हटा सकता है इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का अगर उल्लंघन करता है। इसी में जो राहुल गांधी को 8 का जो सेक्शन 8 का 3 है, एक्ट में जो सेक्शन 8 का 3 है, कोई भी एक्ट बनता है उसके अंदर में जो होता है सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन 8 जो है ना, 8 का जो सबसेक्शन 3 है, इसमें राहुल गांधी को इसके थ्रू हटाया गया था। और इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि कोई भी एमपी को अगर 2 साल से ज़्यादा का सजा कोई कोर्ट के द्वारा होता है तो तुरंत एमपी के पोस्ट से खाली कर देगा, ठीक है। तो मतलब ये तीनों ग्राउंड था, इस तीनों के द्वारा जो है ना कोई एमपी जो है लोकसभा राज्यसभा से हटाया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। होप कि आप लोग समझे होंगे, 1-2 बार देखने पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।